नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज मैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की समरी हिंदी में आप सभी को बताने वाला हूँ। इस उपन्यास की लेखिका का नाम है अरुंधति रॉय, जिनको 1997 मैन बुकर्स प्राइज भी मिल चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस नॉवल की कहानी केरल के IMNM नाम के कस्बे से शुरू होती है और सन 1969 के आसपास घटित होती है। अम्मू इप्पे नाम की युवती अपने माता पिता से बहुत परेशान रहती है। उनकी एक आचार की फैक्ट्री भी है जिससे काफी इनकम होती है और वे काफी वेल टू डू फैमिली से होते हैं। लेकिन अम्मू के पिता उसे हमेशा डांटते और मारते पीटते रहते थे और माँ हमेशा जली कटी सुनाती ही रहती थी। इन सब से तंग आ चुकी थी हमारी अम्मू और अब उसे यह घर छोड़कर हमेशा के लिए जाना था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में अम्मू ने अपनी माँ और अपने पिता से यह रिक्वेस्ट की कि उसे छुट्टियां बिताने कलकत्ता वाली मौसी के यहाँ भेज दिया जाए। वे लोग इसके लिए मान गए। अम्मू खुश होकर कलकत्ता चली गई। वहाँ उसे चाय बागान के एक मैनेजर से बहुत प्यार हो गया। अम्मू कभी भी अपने घर वापस नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए उसने उस आदमी से शादी कर ली। लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि वह आदमी शराबी था। वह अक्सर शराब पीकर गालियां बकता और अम्मू के साथ जबरदस्ती मारपीट करता था। एक बार तो हद ही हो गई। उसने अम्मू को अपने बॉस के साथ सोने के लिए कहा ताकि उसका प्रमोशन हो सके। जब अम्मू ने मना किया तो उसने उसे बहुत मारा। समय बीतने के साथ अम्मू ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। लड़की का नाम राहेल रखा गया और लड़के का नाम ईस था। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। वे हमेशा साथ ही रहते थे, लेकिन उसके शराबी पति की हरकतें बंद नहीं हुई थी। एक दिन तंग आकर अम्मू ने उस घर को और अपने पति को छोड़ दिया और अपने दोनों बच्चों के साथ अपने माँ के घर केरल वापस आ गई। अब तक अम्मू के पिता की मृत्यु हो चुकी थी और उसका भाई चाको भी इंग्लैंड से वापस आ चुका था। चाको की कहानी थोड़ी बता दूं। चाको भी बहुत पहले अपने बाप से तंग आकर जॉब करने इंग्लैंड चला गया था। वहाँ उसे मार्गरेट नाम की एक इंग्लिश लड़की से शादी कर ली थी। उन दोनों की एक बेटी भी थी जिसका नाम सोफी था। लेकिन बाद में मार्गरेट ने चाको से डिवोर्स ले लिया और दूसरी शादी कर ली। अकेले हो जाने की वजह से चाको वापस अपने घर केरल लौट आया। अम्मू और चाको की माँ के साथ उस घर में दोनों की बुआ भी रहती थी। वैसे तो उसका नाम नावोमी इप्पे था, लेकिन प्यार से सब उसे बेबी कोचम्मा कहते थे। जब वह जवान थी तो उसे फादर मुलिगन नाम के एक युवा पादरी से प्यार हो गया था। फादर मुलिगन कुछ समय के लिए IMNM आए हुए थे। उससे नजदीकी बढ़ाने के लिए बेबी कोचम्मा ने रोमन कैथोलिज्म धर्म अपना लिया और कॉन्वेंट में रहने लगी थी। इससे उसके माँ बाप बहुत नाराज हो गए थे। कॉन्वेंट में कुछ महीने बिताने के बाद बेबी कोचम्मा ने देखा कि फादर मुलिगन को उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है, जिसके कारण उसका दिल पूरी तरह से टूट गया। आखिरकार उसके पिता उसे कॉन्वेंट से घर ले आता है और अमेरिका भेज देता है, जहाँ से वह गार्डनिंग का एक कोर्स करके वापस आती है। अपने अधूरे रह गए प्यार की वजह से वह सारी उम्र शादी ही नहीं करती और एक बहुत ही कड़वे स्वभाव की औरत बनकर रह जाती है। वह हमेशा दूसरों का बुरा सोचती और चीजों को तरह तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश करती रहती थी। इसी बीच मार्गरेट के दूसरे पति की भी मृत्यु हो गई थी। चाको उसे अपनी बेटी सोफी को साथ क्रिसमस मनाने के लिए केरल इनवाइट करता है। चाको उन्हें लेने एयरपोर्ट जाता है। उसके साथ राहेल, ईस था और बेबी कोचम्मा भी जाते हैं। फ्लाइट अगले दिन की थी, इसीलिए सब लोग एक होटल में रुक जाते हैं। अगले दिन चाको उन सभी को मूवी दिखाने थिएटर ले जाता है। इससे बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन रास्ते में कम्युनिस्ट पार्टी का जुलूस निकल रहा था। उन लोगों ने चाको की कार को घेर लिया और सबको पार्टी के लाल झंडे थमा दिए। फिर कुछ लोगों ने बेबी कोचम्मा को जबरदस्ती पार्टी के नारे लगाने के लिए धमकाया। बेबी कोचम्मा ने नारे लगा तो दिए, लेकिन उसे अपनी बहुत बेइज्जती महसूस हुई। तभी उन्होंने देखा कि जुलूस में वेलूथा भी शामिल था। वेलूथा उनकी आचार फैक्ट्री में काम करता था और वह एक दलित था। उसे देखकर बेबी कोचम्मा गुस्से से लाल हो गई। उसे लगा कि उसी ने बाकी लोगों को उसका अपमान करने के लिए उकसाया होगा। बेबी कोचम्मा ने ठान लिया कि एक दिन वह वेलूथा से अपनी इस बेइज्जती का बदला जरूर लेगी। इसके बाद सब लोग थिएटर पहुंचे और मूवी देखी, लेकिन इंटरवल के दौरान जूस बेचने वाले ने ईस्था का सेक्सुअल मॉलेस्टेशन किया। इससे उसकी संवेदना पर गहरा असर पड़ा और उसके मन में एक डर सा बैठ गया।
अगले दिन सब लोग मार्गरेट और सोफी को लेकर घर आ गए। कुछ समय के पश्चात वेलुथा घर में फर्नीचर का काम करने के लिए आया। ईस्था और राहेल को वह बहुत पसंद था और उनकी उससे गहरी दोस्ती भी हो गई थी। इसी बीच अम्मू को भी वेलुथा से प्यार हो गया। वे दोनों रात को चुपके चुपके मिलते थे, लेकिन एक दिन बेबी कोचम्मा ने उन दोनों को साथ देख लिया। इससे पूरे परिवार में हड़कंप सा मच गया। बेबी कोचम्मा ने वेलुथा को धक्के मारकर घर से निकाला और उसे गालियां भी दी। सबने अम्मू को उसके कमरे में ही बंद कर दिया। जब ईस्था और राहेल अम्मू के कमरे में आए तो वह रो रही थी। उससे बात करने की कोशिश की तो वह बहुत गुस्सा हो गई और उन्हें ही कोसने लगी। उसने कहा कि उन दोनों की वजह से उसकी जिंदगी नरक बन चुकी है। यह सुनकर दोनों बच्चे भी दुखी हो जाते हैं और उन्होंने घर से भाग जाने की एक नीति बनाई। जैसे ही ईस्था और राहेल रात को बाहर जा रहे थे कि तभी सोफी ने उन्हें देख लिया। सोफी भी उनके साथ चलने की जिद करने लगी, इसीलिए वे उसे भी अपने साथ ले गए। तीनों बच्चे एक बड़े से नाव में बैठे और दूसरे किनारे पर स्थित एक उजाड़ घर की तरफ जाने लगे। लेकिन अचानक से नाव पलट गई और पानी में डूबने से सोफी की मृत्यु हो गई। मार्गरेट एंड चाको कहीं घूमने गए हुए थे। जब वे घर वापस आए तो सोफे पर रखे सोफी के शव को देखकर घोर दुख में डूब गए। लेकिन अभी भी ईस्था और राहेल गायब थे। बेबी कोचम्मा ने मौके का फायदा उठाना चाहा। वह पुलिस स्टेशन गई और सोफी की मृत्यु के लिए वेलुथा को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। उसने झूठ बोल दिया कि वेलुथा ने ही बच्चों को किडनैप किया था। सोफी को तो मार कर नदी में फेंक दिया, लेकिन राहेल और ईस्था अभी भी उसके कब्जे में है। इसके बाद पुलिस वालों का एक दल वेलुथा को खोजने निकला। उन्होंने उसे ढूंढा और बहुत ही बेरहमी से पीटा। उनके मारने का वास्तविक कारण जातिगत था। उन्हें इस बात का गुस्सा था कि दलित होकर उसने ऊंची जाति की महिला अम्मू से अफेयर करने की हिम्मत भी कैसे की। वह उसे अपनी औकात में न रहने का सबक सिखाना चाहते थे। जब वेलुथा अधमरा सा हो गया तो उसे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया, लेकिन पुलिस को ईस्था और राहेल उसके साथ नहीं मिले। कुछ और खोज करने के बाद दोनों बच्चे उजाड़ घर के पास मिले। उन्होंने बताया कि वेलुथा ने उन्हें किडनैप नहीं किया, बल्कि वे अपनी मर्जी से वहां आए थे और सोफी की मृत्यु नाव पलटने से हुई थी क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। यह सुनकर थानेदार के तो होश ही उड़ गए। उसे पता था कि वेलुथा कम्युनिस्ट है और अगर उसकी पार्टी को पता चल गया उसे बेवजह मारा गया है तो बहुत दिक्कत हो सकती थी। थानेदार ने बेबी कोचम्मा को खूब झाड़ा और कहा कि इस सब की जिम्मेदार आप ही हैं, क्योंकि आप ही ने झूठ बोला कि वेलुथा ने बच्चे को किडनैप कर लिया है। अब इस सिचुएशन को संभाले, वरना उसे झूठ बोलने के लिए अरेस्ट भी किया जा सकता है। यह सब सुनकर बेबी कोचम्मा बहुत ज्यादा घबरा गई। उसने दोनों बच्चों को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि पुलिस उन दोनों को अरेस्ट कर लेगी क्योंकि सोफी की मृत्यु उन दोनों की वजह से ही हुई थी। उनकी माँ को भी जेल जाना पड़ेगा। इससे बच्चे बहुत ज्यादा ही डर गए। फिर बेबी कोचम्मा ने कहा कि अगर खुद को और अपने माँ को बचाना चाहते हो तो सबको यही बताना कि वेलुथा ने उन्हें किडनैप कर लिया था और उसी ने सोफी की हत्या की थी। लेकिन उसी रात वेलुथा की पुलिस की पिटाई से आई चोटों की वजह से जेल में ही मृत्यु हो जाती है और सभी लोग शुक्र मनाने लगते हैं। लेकिन उधर अम्मू आत्मग्लानि की आग में जल रही थी। उसे लगा था कि वेलुथा की निर्मम हत्या की जिम्मेदार ही वह है। सोफी के फ्यूनरल हो जाने के बाद वह पुलिस स्टेशन जाती है और थानेदार को कहानी का सब सच सच बताती है। वह कहती है कि वह वेलुथा से सच्चा प्यार करती थी और वेलुथा ने कभी भी उसके साथ जबरदस्ती नहीं की, जैसा कि बेबी कोचम्मा ने झूठे आरोप लगाए थे। लेकिन थानेदार अम्मू के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करता है क्योंकि वह भी जातिगत संकीर्णता से ग्रस्त था। वह उसे एक दलित से प्यार करने की वजह से बहुत ही बुरा भला कहता है और उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश भी करता है। वह अम्मू से कहता है कि समाज में अब कोई उसकी इज्जत नहीं करेगा, इसीलिए आगे से हमेशा अपना मुंह बंद रखें। अपमानित होकर अम्मू रोते हुए वहां से निकल गई। उधर घर पर बेबी कोचम्मा चाको को पूरी तरह से भड़काने में लगी हुई थी क्योंकि उसे लगता था कि अम्मू के थाने जाने की वजह से कहीं उसकी पोल ना खुल जाए।
वह चाको को कन्विंस कर देती है कि सूफी की मौत की असली जिम्मेदार तो अम्मू ही थी, क्योंकि अगर वह वेलुथा से प्यार या अफेयर नहीं रखती तो क्या ही होता। और अब उसके पुलिस के पास जाने से पूरे परिवार की इज्जत भी तो मिट्टी में मिल गई। यह सब सुनकर चाको गुस्से से भर जाता है और वह अम्मू को धक्के मार कर घर से निकाल देता है और ईस्था को उसके बाप के पास कलकत्ता भेज दिया जाता है। इसके बाद ईस्था कलकत्ता चला जाता है। वहाँ वह एक बहुत ही खामोश लड़का बनकर रह जाता है, जो किसी से बात किए बिना सिर्फ अपने काम से काम रखता है। वह अपनी माँ को दोबारा कभी देख तक नहीं पाता है। अम्मू और राहेल बहुत ही तंगहाली से जीने लगे थे। अम्मू अक्सर बीमार रहने लगी थी। अब वह जीना ही नहीं चाहती थी, मानो जिंदगी से उसका मोह भंग हो गया हो। कुछ साल बाद ही अम्मू की मृत्यु हो गई। उस समय वह सिर्फ 31 साल की थी। राहेल तरह तरह की जॉब्स करके अपनी जिंदगी गुजारती थी। वह साथ साथ पढ़ाई भी करती थी और एक दिन वह आर्किटेक्ट बन ही गई। इसके बाद वह एक लड़के से शादी करके अमेरिका चली जाती है, लेकिन कुछ समय बाद ही उनका भी डाइवोर्स हो जाता है। जब ईस्था और राहेल 31 साल के हो जाते हैं तो अय्यमन केरल में दोबारा एक दूसरे से मिलते हैं। अभी भी दोनों बचपन के गिल्ट और ग्रीफ से भरे हुए रहते हैं। एक दूसरे से बात करते दोनों को लगता है कि आज तक जिंदगी में उन्हें कोई ऐसा मिला ही नहीं जो उनके इमोशंस को समझ सके और वे दोनों कितने अधूरे रह गए हैं यह सोचते हुए वह पूरी रात बिता देते हैं। और साथ ही उनका यह मानना है कि अगर यह जातिवाद नहीं होता तो उनकी और उनकी माँ की जिंदगी इतनी दुख भरी भी नहीं होती। तो कहानी यही होती है समाप्त। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? जातिवाद एक कड़वा सच है जो हमारे समाज में आज भी है और मुझे लगता है ये वह बीमारी है जिसके चलते कोई भी सुरक्षित तो बिल्कुल भी नहीं है। आज इस जातिवाद को खत्म करने के लिए हर वह कदम उठाने चाहिए जिससे हमारा ये समाज सुधर सके। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आता रहूंगा हर हफ्ते कम से कम 3 ऐसी किताबें लेकर और उनका पूरा विवरण आप सभी को सुनाऊंगा। और साथ ही आप कमेंट्स में यह कमेंट करके बताइए कि आप कौन से बुक की समरी मेरे द्वारा सुनना चाहेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप तक उस समरी को सटीकता और संबलता से आप सभी के सामने प्रस्तुत करूं। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद।